नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के प्रोफेसर पुनीत विसारिया जी। और आज एक एमओयू साइन हुआ है इस विश्वविद्यालय के साथ में और पूरे दिन भर हमने बहुत सारे कार्यक्रम आज देखे। झांसी के बुंदेलखंड की धरती को हमने जाना बहुत विस्तार से सारे एस्पेक्ट से। तो अभी हम विसारिया सर से बात करेंगे। विसारिया सर की 50 से अधिक किताबें इस वक्त प्रकाशित हैं और आप हिंदी अधिकारी के पद पर भी रहे हैं लखनऊ में और बहुत सारे महाविद्यालयों में आपने शुरुआत में काम किया और अभी आप विभागाध्यक्ष हैं और अधिष्ठाता छात्र कल्याण भी हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के रेडियो स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सर बहुत सारी बातें आपने बताई बुंदेलखंड के बारे में, हमने एकदम नए आयामों से उसको जाना और ये एक माध्यम होते हैं। आप क्या कहेंगे? शुरुआती प्रश्न ये कहूँगी कि जो कल्चरल जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं इसको आप कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, भारत विविधताओं का देश है जी। यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है, लेकिन विविधता होने के बावजूद एक भारतीयता की कड़ी भी है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। अब हम उस दृष्टि से देखें तो बुंदेली संस्कृति और कुमाऊनी संस्कृति दोनों का मेल मिलाप जैसे आज हो रहा है, वैसा हर बोली का, हर राज्य का, हर संस्कृति का एक दूसरे से मेल मिलाप होना बहुत आवश्यक है। ऐसा होने से हम अपने भारत को अच्छी तरह समझ सकते हैं, अपने भारत की संस्कृति की विविधता को समझ सकते हैं और उनमें क्या साम्य है, क्या एक रूपता है, उसे भी अच्छी तरह जान सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये एमओयू उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के साथ किया है। भविष्य में हमारी योजना है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के विद्यार्थी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, बातचीत करें, शोध कार्य हो, प्रोजेक्ट हम लोग एक साथ करें। कुमाऊनी और बुंदेली जो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पर भी कुछ काम हो और मतलब एक दूसरे के साहित्य को लोग जाने, उनके तुलनात्मक लेखकीय अवदान पर काम हो, कवियों के तुलनात्मक अध्ययन पर काम हो। इस तरह से काम की बड़ी संभावनाएं हैं जी। तो इसे हम चाहते हैं कि आगे इस तरह से हम बढ़ाएं जी। सर आप हिंदी अधिकारी भी रहे हैं शुरुआत में और अभी आपने अपनी किताबों का जो जिक्र किया वेद बुक से फेसबुक तक, तो आपने एक तरह से पूरा नए जो न्यू जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर भी लिखा है। तो थोड़ा सा आपकी किताबों की यात्रा को क्या हम लोग जानें कि इन 50 किताबों में कौन कौन सी शामिल हैं? मेरी लेखन की शुरुआत हुई थी लखनऊ में जब मैं नौकरी कर रहा था और 3 दिन में मुझे बीरबल साहनी की एक जीवनी लिखकर देनी थी, क्योंकि तत्कालीन जो राज्यपाल थे विष्णुकांत शास्त्री जी, वो हमारे बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान में आने वाले थे और वो हिंदी के ही विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की किताब नहीं, मुझे हिंदी में उनकी जीवनी चाहिए। 3 दिन में? तो 3 दिन में हमने वो करीब 40 पेज की पुस्तक तैयार की थी। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद एक किताब जो पहली पुस्तक वास्तव में मानी जानी चाहिए, प्रकाशित पुस्तक, वो विष्णु के दशावतार रूप थी, जिसमें जो ललितपुर में दशावतार मंदिर है वो केंद्र में था और मुझे नहीं मालूम था कि लखनऊ से मैं सीधे दशावतार मंदिर के शहर चला जाऊंगा। अच्छा, ये पहले ही लिखना शुरू कर चुका था। अच्छा। और फिर मेरी नियुक्ति ललितपुर में हुई और ललितपुर से फिर मैं झांसी आया और उसके पहले 2 वर्ष मैंने बाराबंकी में भी एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। तो इस तरह की कुछ यात्रा मेरी रही है। उस समय मैं शोध कार्य भी कर रहा था, हालांकि जिस समय मैंने बाराबंकी में पढ़ाया। जी, आपका शोध कार्य किस पर है सर? मेरा शोध कार्य राय कृष्णदास की सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणा पर है और सौंदर्य शास्त्र पर पूरी तरह से वो आधारित है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है जी। जी। तो सर अभी हिंदी अध्यापन में आप हैं, पिछले 25 सालों की यात्रा को किस तरह से देखते हैं? कितना संतुष्टि भाव है आपके भीतर? नई पीढ़ी जो निकल रही है वो क्या हिंदी की वो पीढ़ी क्या साहित्य को गंभीरता से ले रही है, वो समझ उसकी बन रही है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जहाँ तक 25 वर्षों की मेरी यात्रा है तो संतुष्ट हूँ ये कहना तो शायद अपने को विराम देना है, इसलिए मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ, जो कुछ कार्य किया है उससे अगर एक भी विद्यार्थी का भला हुआ है तो मैं अपने कार्य को सफल मानता हूँ। और इस बीच में मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिंदी पाठ्यक्रम के संयोजक के रूप में कार्य किया। अच्छा। और पूरे उत्तर प्रदेश का 2020 के बाद जो पाठ्यक्रम अभी चल रहा है वो मेरी अध्यक्षता में ही बनाया गया।
इसके अलावा 12 भारतीय और विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम समिति का मैं सदस्य था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे यह अवसर दिया था, तो कुछ कार्य कर पाया उनके निर्देशन में। ये मैं समझता हूँ कि शैक्षणिक दृष्टि से एक उपलब्धि है। कुछ नए हमने उसमें पाठ्यक्रम भी जोड़े, प्रश्न पत्र भी नए हम लेकर आए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक नया प्रश्न पत्र मैंने वहाँ लॉन्च किया, जिसको कि उत्तराखंड में भी लागू किया गया है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। अच्छा। हाँ, ये प्रश्न पत्र भी ये तृतीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो है ही, कई मध्य प्रदेश में भी है, कई राज्यों में उसे, यहाँ तक कि गुजरात ने भी उसे स्वीकार किया, कुछ विश्वविद्यालयों में वहाँ भी चला। और उसमें हमने जगनिक से लेकर के आज के कवि गोपाल प्रसाद व्यास और हरिओम पवार तक के वीर रस के काव्य को समेटने का, देशभक्ति के काव्य को समेटने का प्रयास किया है। और इस पाठ्यक्रम की, इस कोर्स की बहुत सराहना हुई। सिनेमा और OTT पर भी एक हमने प्रश्न पत्र बनाया था, वो भी लोगों ने उसको भी सराहा है। तो प्रयास है कि कुछ इस तरह के काम करें जिससे कि हिंदी के विद्यार्थियों में भी कौशल आए, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी केवल कवियों का अध्ययन कर आज के इस प्रतियोगिता के दौर में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो उनको स्किल से जोड़ना, मैंने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का एक प्रश्न पत्र बनाया, जिसमें कि हम लोगों ने स्लाइड बनाना, पॉडकास्टिंग करना, ये तक सिखाने का काम उसमें किया, ब्लॉगिंग करना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्टिंग ही है रेडियो का जो एडवांस रूप है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम बनाने के बाद अगर एक भी विद्यार्थी कोई रोजगार प्राप्त कर सकता है तो शायद मेरा कार्य सफल है। जी बिल्कुल। सर, हिंदी को लेके श्यापा लगातार हर दौर में होते रहा है कि हिंदी मर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद रूपर्ट मर्डोक को स्टार टीवी अपना हिंदी में लाना पड़ा, हम देखें अगर मीडिया जगत में। और ब्लॉगिंग ने कितनी सुंदर हिंदी हमें दी, बोलचाल की हिंदी। और लगातार हम देखते हैं कि जो तकनीकी खामियां थी वो भी दूर हुई लगातार। अभी वीरा जगन्नाथन जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बताया कि वो कितना शानदार काम कर रहे हैं। तो इस पूरे दौर को आप हिंदी के मरने के खात्मे का दौर देख रहे हैं, या फिर ये एक गोल्डन पीरियड की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जिस समय कंप्यूटर आया भारत में 90 दशक में, उस समय हिंदी का मरसिया पढ़ दिया गया था कि अब अंग्रेजी में ही सारा काम होगा, कंप्यूटर पे तो हिंदी चल ही नहीं सकती। लेकिन हिंदी की एक विशेषता है कि ये फीनिक्स है, ये जो है राख से निकल करके एकदम से एक विशाल काय पक्षी का रूप ले लेती है। क्योंकि ये आत्मा है यहाँ पे। हाँ, देश की आत्मा है, और इसने विपरीत परिस्थितियों में ही सदैव विजय प्राप्त की है। हिंदी को कभी राज्याश्रय नहीं मिला। आप देखिए, जब मुगलों का समय था तो फारसी थी, उसके पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत थी। हिंदी जन भाषा कभी भी राजभाषा या सरकारी भाषा नहीं थी। आज भी भले ही भारत सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया हो, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी का ही बाहुल्य है। उन सब झंझावातों के बीच में चिरकाल से हिंदी ने अपना रास्ता बनाया, और रास्ता ही नहीं बनाया बल्कि कहीं ना कहीं अपने को साबित भी किया। और जहाँ तक कंप्यूटर के आने की बात है, उसके बाद हिंदी ने पहले डॉस बेस में अपनी उपयोगिता सिद्ध की, फिर विंडोज़ आया, उसमें भी अपनी उपयोगिता से सिद्ध की। ASCII के माध्यम से वहाँ पर भी उसने अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया। सॉफ्टवेयर नए नए आए, और आज ऐप के युग में यूनिकोड आने के बाद तो हिंदी ने बहुत लंबी छलांग मारी है। आज दुनिया में हिंदी में लिखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसमें मैं एक तो प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ विदेशों के मामले में। दूसरे हमारे सिनेमा जो है, OTT और सिनेमा और टीवी, इसने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। शुद्ध हिंदी लिखने के लिए भी बच्चों को, युवाओं को और लोगों को प्रेरित किया है। और ख़ासकर रामायण, महाभारत, हम लोग जैसे जो टीवी धारावाहिक थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनको देखने वालों की संख्या एक समय में करोड़ों में थी। और अभी भी कोविड के दौरान रामायण और महाभारत का दोबारा प्रसारण जब हुआ दूरदर्शन पर, उसे भी जिस तरह की लोकप्रियता मिली, उससे स्पष्ट होता है कि अच्छे मनोरंजन का विकल्प, चाहे आज लाख विकल्प हों मनोरंजन के, लेकिन अच्छा मनोरंजन आप अपनी जगह ढूंढ लेता है। और हिंदी में ये बात है कि विदेश में भी अगर मान लीजिए हिंदी की कोई फिल्म है तो उसे उसी सम्मान के साथ देखा जाता है जैसे अन्य भाषाओं की। बिल्कुल। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद वो काम नहीं कर पा रही है जो ये फिल्में और गीत कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। सर, बोलियों के
उठान का दौर भी आज के समय में है, और अब वो दौर भी एक तरह से ख़त्म हो गया कि जब हम कहते थे कि नहीं, हमें संस्कृतनिष्ठ एकदम शुद्ध भाषा हिंदी की चाहिए। हिंदी ने सारी भाषाओं को अपने में मिला के खुद को समृद्ध किया है। तो इस पे आप क्या मानते हैं कि बोलियों में क्या अभी अब लिखे जाने की और बोलियों को कितना समृद्ध किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, बोलियां जो हैं उन्हीं से मिल करके हिंदी बनी है। हमारी हिंदी भी जो मानक हिंदी, वो भी एक बोली से ही आई है, खड़ी बोली से आई है। तो बोलियों के महत्व को हम दरकिनार नहीं कर सकते, वो बहुत आवश्यक हैं। और कई बोलियां ऐसी हैं जो हिंदी साहित्य का अंग हैं, जैसे अवधी है, ब्रज है, बहुत सी और भी बोलियां हैं। भोजपुरी है, अवधी है, आपकी कुमाऊनी है और गढ़वाली है, सब मिलकर के हिंदी साहित्य की रचना करती हैं। तो ये सब शरीर के अंग की भांति हैं, जिनका स्पंदन ही हिंदी को हिंदी बनाता है। जी सर, एआई के दौर में अब हम कैसे इनको सहेजें, इंटरनेट पे इनको कैसे हम संरक्षित करें? देखिए, एआई क्या है? एआई वही है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो नहीं उपलब्ध है वो एआई में नहीं, वो कहीं इतिहास से गायब न हो जाए। तो कैसे इसलिए आवश्यक ये है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर बोलियों का प्रसारण, लेखन, प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए। और वो जितना ज्यादा डाटा कोश बढ़ता जाएगा, उतना ही एआई में उसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी, और उसको एआई में लोग जब इस्तेमाल करने बैठेंगे तो उनको वो शब्द भी मिलेगा। और एक जो देसी जो एक इंडिजीनियस जो नॉलेज है वो भी बहुत जरूरी है, जो ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कहती है, जो NEP 2020 जिसे कहते हैं हम शॉर्टकट में, वो यही कहती है कि लोक भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, और प्राथमिक कक्षाओं में तो लोक भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये तभी संभव है जब सब जगह लोक भाषाओं का प्रचार प्रसार हो। और एआई भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चलते चलते आखिरी सवाल सर, आपके बुंदेलखंड को लेकर कि बुंदेलखंडी कितना इस पूरे फलक में कहाँ है? सोशल मीडिया से लेके, गीत संगीत से लेके, फिल्मों से लेके, क्या बुंदेलखंड अपने को स्टैब्लिश कर पाया है इन जगह तमाम हिस्सों में? देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ही शुरू करता हूँ। हमारा विश्वविद्यालय NAAC का A++ है। अच्छा। सर्वोच्च रैंकिंग में है। और हमारे विश्वविद्यालय को NIRF और बहुत सारी अन्य संस्थाओं की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली हुई है। और हम दुनिया में टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। 900 कुछ नंबर का हमारा स्थान है। तो हमारी, और जबकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है टॉप 900 में। तो हम एक विश्वविद्यालय के रूप में एक एकेडमिक एक्सीलेंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ करके शायद हम और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की इस दौर में, कंपटीशन के दौर में ज़रूरत भी है कि विश्वविद्यालय एक दूसरे के नज़दीक आएँ और काम करें। जहाँ तक बुंदेलखंड का प्रश्न है, तो बुंदेलखंड तो दक्षिण का प्रवेश द्वार है। देखिए, दक्षिण जाने के लिए आपको बुंदेलखंड होकर ही जाना पड़ेगा। अच्छा। झांसी जो हमारा है, सारी आपकी ट्रेनें, रेल सब झांसी होकर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं झांसी एक बहुत महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से भी साधन है। और दूसरी बात ये कि झांसी एक स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी भारत का हृदय स्थल है। तो इसीलिए वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रही है। और बुंदेलखंड जैसे नोएडा है, वैसे ही बीडा बन रहा है। अच्छा। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। वो कई एकड़ में, उसमें एक नया विश्वविद्यालय बनेगा और पूरी टाउनशिप डेवलप होगी, और वहाँ पर देश के नवीनतम शस्त्र का निर्माण भी किया जाएगा। अच्छा। तो एक बड़ा काम हो रहा है। इसके अलावा जो एक ड्रग पार्क बन रहा है, जिसमें आपके बाबा रामदेव जी भी वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सारा जो आपका आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काम है, उनका प्रोडक्शन सब वहीं होता है बुंदेलखंड में। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखते हुए ललितपुर में हवाई अड्डा भी इसीलिए बनाया जा रहा है। और वहीं पर, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर ललितपुर जिले में ही वो ड्रग पार्क बन रहा है, जिसमें देश के सभी आयुर्वेदिक कंपनियों के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, वो वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेंगे। तो ये भी एक बड़ा काम है। सोलर के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है बुंदेलखंड में। सोलर हब बन रहा है बुंदेलखंड। बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिनकी वजह से बुंदेलखंड का भी अभी तक जो कहा जाता था कि उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, अब वो स्थिति नहीं है। सर, भारत एक तरह से अभी अर्ध सामंती, अर्ध औपनिवेशिक या अर्ध पूंजीवादी देश हम कह सकते हैं। अभी पूरी तरह से उस तरह से नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति उस तरह से नहीं आई है। अभी गांव बचे हुए हैं। तो बुंदेलखंड को अगर हम देखें तो कितना फीसद गांव, ग्रामीण जीवन
अभी बचा है, कितना नगरीकरण हो चुका है? देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में हर जगह मोमोज पहुंच गए हैं, हर जगह पिज्जा पहुंच गए हैं। पानी तो बेशक न पहुंचा हो, पानी भले न पहुंचा हो, तो बुंदेलखंड भी उससे अपवाद नहीं है, अछूता नहीं है। जैसे भारत के सारे शहर एक जैसे बिल्कुल, कस्बे भी एक जैसे कस्बे भी बहुत तेजी से कंपटीशन कर रहे हैं नगर बनने के लिए, और जो नगरों के निकट हैं उनको तो नगरों ने हड़प लिया है। वो उनकी परिसीमा में आ गए हैं, या नहीं भी आए हैं तो भी वो नगर बन गए हैं। और देहात की महिलाएं अपने घास नीचे रख के वो मोमो चाउमीन खाती है, वो कस्बों में नजर आ जाती हैं। बिल्कुल, वो सभी जगह। भारत एक है तो भारत की मानसिकता तो एक ही होगी, जैसी है। बिल्कुल जी। तो सर, ये चुनौती तो है हमारे लिए कि हम कैसे अपनी ग्रामीण उन चीज़ों को भी बचा के रखें और नई जनरेशन तक भी उसको ले जाएं। तो चलते चलते सर, क्या संदेश आप देंगे हमारे तमाम हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भी? पहले तो मैं पहले तो ये बताऊं कि हाँ। आपने ये जो सहेजने की बात की है, जी जी, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हमने एक प्रयोग किया है हिंदी विभाग में। बुंदेली विरासत दीर्घा हमने बनाई है, जिसमें बुंदेलखंड की जितनी भी लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, वेशभूषा है, वस्त्र हैं, यहाँ तक कि ODOP जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके भी 7 जिले बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनके सारे उत्पादों को प्रदर्शित किया है। बुंदेलखंड के पारंपरिक गहने, पारंपरिक परिधान, पारंपरिक पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, ये सब हमने वहाँ पर अपने बच्चों से बनवा कर स्थापित किए हैं। और परिधान और ये मार्केट से खरीदा है, ज्वेलरी वगैरह, लेकिन वो एक जगह सब कुछ होना, इससे एक बुंदेली संस्कृति विश्वविद्यालय की दीर्घा में है। ये पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हमने किया है जी। और अभी 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन किया था। तो इस तरह से काम करके हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा जो संदेश की बात है, संदेश तो बिल्कुल साफ है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 बातों के लिए हमेशा अपने को समर्पित रखना पड़ेगा, एक भारत के लिए और एक अपने ज्ञान पिपासा के लिए। अगर कोई शॉर्टकट चाहता है किसी चीज़ से प्राप्त कर ले तो वो संभव नहीं। ज्ञान जब तक आपने पूरी तरह से अर्जित ना किया हो, क्योंकि आज भी योग्यता का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो कितनी भी स्पर्धा क्यों ना हो, आपका चयन होगा, आप नियुक्त होंगे और कहीं ना कहीं आपकी योग्यता का सम्मान होगा। तो पहले तो आप अपने को साबित कीजिए, और लेकिन देश की कीमत पर नहीं, पहले भारत, उसके बाद कुछ और। जी। और सर, हिंदी का स्कोप कितना बड़ा है? हिंदी का स्कोप बहुत बड़ा है। इस पर तो मैं पूरा आपसे 2 घंटे का एक व्याख्यान भी मैं कर सकता हूँ। देश का कोई भी ऐसा भारत सरकार का प्रतिष्ठान नहीं है जहाँ 100 से अधिक कर्मचारी होने पर एक राजभाषा अधिकारी ना हो। तो कितने राजभाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, और 100 से अधिक कर्मचारी होने पर 2 राजभाषा अधिकारी और 1 सहायक निदेशक राजभाषा की नियुक्ति अनिवार्य है भारत सरकार के नियमानुसार। तो इससे देश भर में कितने हिंदी अधिकारी और सहायक निदेशक राजभाषा होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा में एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे वो भी होते हैं, अनुवादक दुभाषीय होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके स्कूल्स हैं, खासकर उत्तर भारत में, या विश्वविद्यालय हैं, उनमें हिंदी के एक प्रोफेसर का पद और शिक्षकों के पद तो रहते ही हैं। और अगर उच्च शिक्षा है तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी होते हैं प्रोफेसर के अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि पदों की तो भरमार है, बशर्ते आप में योग्यता हो। जी। अभी कंटेंट राइटिंग का एक बड़ा फील्ड आया है, तो बिल्कुल, वो तो मैं अभी छू ही नहीं रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में तो इतना अधिक रोजगार के अवसर हैं। अभी बहुत बड़ा अवसर ये कंटेंट राइटिंग का, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी है, फिल्म इंडस्ट्री का है, टीवी का है, रेडियो का है, बहुत सारा है, OTT है, और सिनेमा तो बहुत बड़ा एक माध्यम है जिसमें कि रोजगार के इतने अवसर हैं। और अब बम्बई भाग करके लोग जो चले जाते थे, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो आप अपने घर पर बैठकर, अपने शहर में बैठकर भी मनोरंजन दे सकते हो, रातों रात लोकप्रिय भी हो सकते हो। अभी जब रियलिस्टिक सिनेमा का जो दौर आया है वेब सीरीज का, उसमें तो आपकी देश से चीजें भी बहुत सारी कंटेंट राइटिंग में मांगा जाता है। अब आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भाभी जी घर पर हैं, टीवी धारावाहिक में जो दरोगा हप्पू सिंह जी हैं, वो बुंदेली बोलते हैं। अच्छा। तो आप, और वो जो भाभी हैं वो भोजपुरी बोलती हैं। तो वहाँ पर सभी का एक कहीं ना कहीं समन्वय कई बोलियों का होता है, और वो हमें मन को, कानों को बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो बोलियां तो हमेशा मधुर होती हैं। तो इन तमाम उद्योगों में हमारी बोलियां पहुंचे, इसकी भी कोशिशें होनी चाहिए। जरूर, जरूर। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया, इतना आप सब लोग आए।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पर इस तरह का भरोसा आपने जताया कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल ऐप पे जाके प्ले स्टोर पर हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर लें और देश दुनिया में कहीं भी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो विसारिया सर के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।